हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज 5 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग इसके बाकी सेगमेंट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी गाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली 4 पोर्ट्स के नाम दिए गए। इनमें से हमें उन पोर्ट्स को चूज करना है जो कि इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट होती है और ये वाली ईस्ट कोस्ट होती है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है। अब यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। जैसे कि पहला पोर्ट जो है वो वाडीनार पोर्ट का। वाडीनार पोर्ट जो है बेसिकली गुजरात स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक स्मॉल कोस्टल टाउन है, वहाँ पे वाडीनार जो पोर्ट है ये लोकेटेड है। और गुजरात जो है यहाँ पे पड़ता है, तो ये भी बेसिकली जो इंडिया की वेस्ट कोस्ट है उसमें ही पड़ता है। उसके अलावा सेकंड जो है यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। ये बेसिकली गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक जगह है मुंद्रा, जो कि जो गल्फ ऑफ कच्छ है उसके एकदम नॉर्थ पोजीशन पे, जैसे इस टाइप से अगर गल्फ ऑफ कच्छ है तो उसके जो नॉर्थ शोर है यहाँ पे ये पोर्ट लोकेटेड है। ठीक है, जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट। ये भी बेसिकली जो इंडिया की वेस्ट कोस्ट है उसमें ही पड़ेगा। उसके अलावा थर्ड नंबर पे यहाँ पे है धामरा पोर्ट। धामरा पोर्ट जो है ये बेसिकली उड़ीसा में है, उड़ीसा जो कि यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा का जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये पोर्ट है। यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है इसको ये पोर्ट एकदम इसके शोर पे है। और उसके अलावा फोर्थ यहाँ पे है काकीनाडा पोर्ट। काकीनाडा पोर्ट जो है वो बेसिकली काकीनाडा में है, मतलब कि इंडिया की जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे ही ये लोकेटेड है, इस साइड में, जो कि इंडिया की ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, और ये इंडिया की वेस्ट कोस्ट है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो है ये दोनों इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे पड़ते हैं। उसके अलावा जो तीसरा चौथा है ये दोनों इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे पड़ते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे इनमें से कौन कौन से पोर्ट हैं, तो वो है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पैसेज के बारे में। यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि जो डंकन पैसेज है किन दो आइलैंड्स के बीच में लोकेटेड है। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप है। ऊपर वाला जो रीजन है ये साउथ अंडमान है, नीचे वाला जो रीजन है ये लिटिल अंडमान है। और इन दोनों के बीच में जो ये पैसेज है इस पैसेज को ही डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो पैसेज है उसको डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके बाकी ऑप्शंस को देखें, जैसे लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार जो है, इन दोनों के बीच में भी एक चैनल एग्जिस्ट करता है जिस चैनल को PRYCE पायस चैनल के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा जैसे कार निकोबार और लिटिल निकोबार जो दोनों हैं, इन दोनों आइलैंड्स के बीच में एक चैनल होता है जिसका नाम है सोमब्रेरो। ठीक है, SOMBRERO। ठीक है, सोमब्रेरो चैनल। और उसके अलावा अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उन दोनों के बीच में एक चैनल होता है जिसको हम 10 डिग्री के नाम से जानते हैं। ऑब्वियसली इसके बारे में आपने काफ़ी सुना ही होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज रेट के बारे में। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि दो करेंसीज की जो एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कि जैसे कि यहाँ पे दो जो ये फैक्टर दिए गए, क्या ये एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेंट्स हैं या फिर नहीं है, इन दोनों को हमें यहाँ पे बेसिकली चूज करना है। तो जैसे कि अगर एक एक करके अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं इनकम वाले को। ठीक है, अब इनकम वाले में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी पर्सन है अगर उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है, उसके पास अपार पैसा आता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो खर्चे ज़्यादा बढ़ने का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो डिमांड है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें इंक्रीमेंट होगा। और डिमांड में जब इंक्रीमेंट होगा तो कभी कभी उसका मन भी करेगा कि वो फॉरेन गुड्स या फिर फॉरेन से मतलब विदेशी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करके मंगाए। तो जब वो ऐसी चीज़ें मंगाएगा तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि जो फॉरेन गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो ऐसी सिचुएशन में तो जो एक्सचेंज रेट है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी करेंसी की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेसिकली जो एक्सचेंज रेट है उस पर पड़ता है। तो बेसिकली जो इनकम है उसकी हेल्प से जो एक्सचेंज रेट है वो मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनकम जो है एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेंट्स में आती है। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया गया है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट जो है वो दोनों इकोनॉमीज में डिफरेंट है, तो एक बार में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो कैपिटल है उसका इनफ्लो
एक इकोनॉमी में हो जाए हायर इंटरेस्ट रेट के साथ में, ठीक है। तो जब ये कैपिटल का हायर इंटरेस्ट रेट के साथ में जब इनफ्लो होगा तो ऐसी सिचुएशन में जो करेंसी की डिमांड है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब भी करेंसी की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो एक्सचेंज रेट जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली दोनों जो है डिटर्मिनेंट्स की तरह काम करते हैं एक्सचेंज रेट के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली लैम्पेडूसा आइलैंड के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है इटालियन पेलागई आइलैंड्स के, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी रिसेंटली था जुलाई 2020 में। तो ये बेसिकली कहाँ पे बिलोंग करता है, कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो अगर इसको जोग्राफिकली हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो रीजन है ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे ये है इटली, ठीक है। इटली का जो सिसिली और टूनिशिया जो है, इन दोनों के बीच में ये जो आइलैंड है यहाँ पे, ये आइलैंड का नाम है लैम्पेडूसा आइलैंड, जो कि बेसिकली एक इटली के जो पेलागी आइलैंड्स हैं, पेलागी आइलैंड्स जिनका मतलब ओपन सी आइलैंड्स होते हैं, जिसमें बेसिकली 3 मेन आइलैंड्स आते हैं, ठीक है। यहीं पे ही वो तीनों लोकेटेड है इस रीजन में ही। एक तो है लैम्पेडूसा आइलैंड, दूसरा है लिनोसा आइलैंड, और तीसरा है लेम्पियोन आइलैंड, जो बेसिकली जो मेडिटेरेनियन सी है यहीं पे ही ये लोकेटेड है। जैसे कि जो माल्टा है और जो टूनिशिया जो है, इन दोनों के बीच में जो ये वाला रीजन है, इसमें ही ये तीनों आइलैंड्स, जिनको कि पेलागी आइलैंड के नाम से जाना जाता है, तीनों आइलैंड यहीं पे लोकेटेड हैं। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली हो जाएगा ए, मेडिटेरेनियन सी में जो लिम्पेडूसा आइलैंड है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली रॉक्स दिए गए, उनके एग्जांपल्स दिए गए और पूछा गया कि कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब जो ये वर्ड है सेडिमेंट्री, इसको एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब सेटलिंग होता है। और जैसे कि किस तरीके से ये फॉर्म हो रही हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उस बेसिस पे ही इनको 3 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड, उसमें एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें जैसे सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन है, सेल है। उसके अलावा जैसे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उनमें चॉक है, कोल है, उसकी और लाइमस्टोन है। उसके अलावा केमिकली फॉर्म्ड जो होते हैं उसमें लाइमस्टोन है, पोटास वगैरह, ये सारे इनके एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक का जो एक एग्जांपल है लाइमस्टोन, ये करेक्ट है। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे दिया गया इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक्स मतलब कि वो रॉक्स जो बेसिकली मैग्मा से बनते हैं या फिर जो अर्थ के इंटीरियर से लावा निकलता है उससे बनते हैं। इनको बेसिकली प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इनको क्लासिफाई अगर हम करें तो जो टेक्सचर होती है उसके बेसिस पे ही इनको बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है। इसके कई सारे एग्जांपल जैसे ग्रेनाइट है या फिर पिगमाइट है, बेसाल्ट है, वोल्केनिक ब्रेकिया है, टफ है, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो इग्निशियस रॉक के हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड गलत हो जाएगा। और जो सेल था ये बेसिकली मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का एक एग्जांपल था, इसके बारे में अभी हमने बात की थी। थर्ड यहाँ पे है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं चेंज ऑफ फॉर्म्स, मतलब वो सारी रॉक्स जो कि काफ़ी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बाद में, मतलब उन पे इतना सारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अप्लाई होता है, उसके एक्शन के बाद में उनमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। उन सारी रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ग्रेनाइट है, साइनाइट है, स्लेट है, स्ट है, मार्बल है, क्वार्टजाइट है, इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है वो दिया गया है ग्रेनाइट का, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो ग्रेनाइट है वो बेसिकली इग्निशियस रॉक का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वही सही है, बाकी दोनों गलत हैं। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बेसिकली कुछ डेवलपमेंट्स दिए गए हैं, ये जैसे 4 यहाँ पे डेवलपमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। इन चारों में से पूछा गया है कि किन की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें रिडक्शन होगा या फिर फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट बेसिकली जब बनता है जैसे गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा होता है रेवेन्यू से, ठीक है। एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली बनता है। तो अब यहाँ पे अगर हम एक एक करके हम देखें, जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है अगर उसमें इंक्रीमेंट होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो एफडीआई है
वो भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। जब एफडीआई भी ज़्यादा आएगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। जब टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है, मतलब कि जिसको कि हम ई माइनस आर मतलब एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू करते हैं, ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है। तो जो रेवेन्यू जब ज़्यादा बढ़ेगा तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट कम होगा। अब यहाँ पे सेकंड दिया गया है वेविंग ऑफ लोन्स गिवन टू फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट। अब जो भी लोन्स फार्मर्स को गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं अगर उनको माफ़ कर दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो वो पैसे की लाइबिलिटी होगी, जितने पैसे का माफ़ करेगी, वो पैसे की लाइबिलिटी किस पे पड़ेगी, वो पड़ेगी गवर्नमेंट पे। वैसे भी हम देख सकते हैं जब गवर्नमेंट पे पड़ेगी तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा। जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये इसमें आ नहीं सकता, फर्स्ट तो आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड दिया गया है इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई में जब इंक्रीमेंट होगा तो बेसिकली जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम होगा। वहीं पे फोर्थ यहाँ पे दिया गया फूड सिक्योरिटी की प्रोवाइड कराने के काम में। तो जब भी फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराया जाएगा तो उससे बेसिकली जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है। जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा जो फिजिकल डेफिसिट है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यहाँ पे बात की गई है फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने की। तो रिड्यूस यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड से ही किया जा रहा है और सेकेंड एंड फोर्थ जो है इससे इंक्रीज किया जा रहा है। इंक्रीमेंट जो फिजिकल डेफिसिट में हो रहा है सेकंड एंड फोर्थ की वजह से बेसिकली हो रहा है। तो यहाँ पे जब रिडक्शन की बात की जा रही है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, फर्स्ट एंड थ्री ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया सी डी आर करेंसी डिपॉजिट रेशियो से रिलेटेड, दूसरा दिया गया आर डी आर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो से रिलेटेड, और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जिसको सी डी आर बोलते हैं। वो बेसिकली रेशियो होता है सी यू करेंसी बाई डी डी नेट डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि पब्लिक के द्वारा जितनी मनी करेंसी में हेल्ड की जाती है डिवाइडेड बाय जितनी मनी उनके द्वारा बैंक में डिपॉजिट की जाती है, उस रेशियो को हम बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। उसके अलावा जैसे रिजर्व डिपॉजिट रेशियोज जो होते हैं इसमें बेसिकली जैसे जो भी रिजर्व मनी होती है वो दो तरह की होती है, वॉल्ट कैश इन बैंक और डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स का जो डिपॉजिट होता है आरबीआई के साथ में। इन दोनों तरीके से जो भी रिजर्व मनी होती है वो पूरी रिजर्व मनी इसी में होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो होता है वो बेसिकली प्रोपोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट का, जो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स के द्वारा एक रिजर्व की तरह रखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है वो बेसिकली एक प्रोपोर्शन है टोटल डिपॉजिट का, जिसको कि कमर्शियल बैंक रिजर्व की तरह रखते हैं। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, उसकी डेफिनेशन ये वाली है। अब यहाँ पे सेकंड दिया गया है कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो है वो रेशियो है जैसे कि पब्लिक के द्वारा जो मनी करेंसी में हेल्ड की जाती है टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। ये जो है डेफिनेशन ये सीडीआर की है। तो अगर हम इसको हाफ को इससे कनेक्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, और इसके हाफ को इससे कनेक्ट करते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, तब तो ये दोनों हो जाते। बट अभी की सिचुएशन में इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटलाइजेशन अग्रीमेंट के बारे में, जो कि इंडिया और यूएस के बीच का एक अग्रीमेंट है जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये जो अग्रीमेंट है किस चीज़ से रिलेटेड है बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये जो टोटलाइजेशन अग्रीमेंट है जिसको कि सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बेसिकली एक इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी पैक्ट है। इससे जो डुअल सोशल सिक्योरिटी टैक्सेशन जो लगता है दोनों की होम कंट्रीज में, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं दोनों कंट्रीज में उन पे जो डुअल सोशल सिक्योरिटी का टैक्सेशन लगता है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये अग्रीमेंट लाया गया था इंडिया और यूएस के बीच में। अभी तक ये साइन नहीं किया गया, बट जब ये साइन कर दिया जाएगा तो जो भी वर्कर्स हैं दोनों कंट्रीज के उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसमें होगा। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट को भी इसके द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट जो है उसको टोटलाइजेशन अग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेस्ट घाट के स्पीसीज के बारे में है। यहाँ पे बेसिकली पूछा ये गया है कि ये जो तीन स्पीसीज के नाम यहाँ पे दिए गए इनमें से कौन से स्पीसीज वेस्ट घाट के रीजन में एंडेमिक स्पीसीज हैं। ओके,
तो जो वेस्ट घाट का हिल रीजन है जो कि एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट हम इसको बोल सकते हैं, जो कि इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, जो बेसिकली तापी रिवर के जस्ट नीचे से ही स्टार्ट होता है और जो इंडिया का सदर्न टिप है वहाँ तक चलता है। यहाँ पे जो तापी रिवर है इसके यहाँ से, और ये जो वेस्ट कोस्ट का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है जिसमें कि इंडिया के जो भी प्लांट्स वगैरह, फिश वगैरह, मतलब जितना भी फ्लोरा फोना पाया जाता है, मैमल्स वगैरह पाया जाता है उस इंडिया में, उसका 30% से भी ज़्यादा जो है वो बस वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है। कई सारे एंडेमिक स्पीसीज जैसे कि नीलगिरी तहार और फिर लायन टेल्ड मकाक्यू, और उसके अलावा एंडेंजर्ड पर्पल फ्रॉग जिसको कि 2003 में डिस्कवर किया गया था। इसकी और कई सारी फैमिलीज हैं जो जो वेस्टर्न घाट का रीजन है इसमें एंडेमिक हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जिसमें बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पूछा गया है, वो तीनों हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली जो GCF है, जिसको कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंड है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उन सबको हेल्प करने के लिए डेडिकेट किया गया है, जिससे कि उनके द्वारा जो ग्रीन हाउसेज गैसेस का एमिशन किया जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके, और क्लाइमेट चेंज में उनका जो रिस्पॉन्स है उसकी एबिलिटी को भी बढ़ाया जा सके। और इसको 2010 में UNFC3 मतलब UNFCCC इसके द्वारा 2010 में, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, उसके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसको UNFCCC के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और वो किया गया था 2010 में। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज 5 के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।